So in previous classes, we have already understood the phenomenon of refraction through a prism. Let's discuss today the dispersion of light. Dispersion of light. So what do we understand by dispersion of light? That phenomenon in which the white light splits in the 7 color through which it is being constituted. वो phenomenon जिसके अंदर white light उन 7 colors के अंदर ब्रेक हो जाए, स्प्लिट हो जाए, जिनसे मिलकर के ये बनी होती है, ऐसे phenomenon को बोलते हैं क्या? Dispersion of light या dispersion of white light. Splitting of white light into its 7 constituent colors. The phenomenon of splitting of white light into its 7 constituent colors. Constituent का मतलब जिनसे मिलकर के बनी होती है. Colors is called dispersion of light. ये phenomenon बहुत से लोग और बहुत से टीचर्स भी इवन ये बोलते हैं कि splitting of white light after passing through a prism into 7 colors. वो लोग कहते हैं कि प्रिज्म से जब किसी व्हाइट लाइट को पास करोगे तो वो 7 कलर के अंदर स्प्लिट होगी. इसी फेनोमेनन को बोलते हैं. नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि प्रिज्म से, किसी भी चीज से. हम डिस्पर्जन का मतलब प्रिज्म का तो केवल रोल ये कि वो उसको स्प्लिट कर रहा है. तो हम ये नहीं करें कि किसके थ्रू स्प्लिट हो रहा है. हम तो बोल रहे हैं होता क्या है डिस्पर्जन. डिस्पर्जन का सिंपल मीनिंग है व्हाइट लाइट का 7 कलर्स के अंदर ब्रेक हो जाना. इस प्रोसेस को बोल रहे हैं क्या हम? डिस्पर्जन. और डिस्पर्जन को करने वाला वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है प्रिज्म. ना कि प्रिज्म होगा तो ही डिस्पर्जन होगा. यू कैन ऑल्सो फील इट लाइक अ प्लास्टिक स्केल लो और उसको ऐसा तिरछा रख करके आप जब देखेंगे, मतलब इस तरह से किसी व्हाइट लाइट, इवन ट्यूबलाइट को भी आप देखोगे तो वो भी उसके 7 कलर्स को शो कर देगा. तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो 7 कलर्स में, इवन आपने अगर अपनी नेकेड आइज से भी आपने देखा होगा, आपने अगर देखा हो कि कई बार ऑयल गिर जाता है रास्ते पर, रोड पर ऑयल कहीं पे बिखरा होता है या कहीं पे पेट्रोल गिर जाए, उसमें अगर सनलाइट पड़ रही हो, सनलाइट गिर रही हो, तो वहां पे वो 7 कलर्स नजर आते हैं आपको. 7 कलर्स उस पे नजर आते हैं, आपने अगर ध्यान दिया हो तो वो जो 7 कलर्स किस चीज से बने, किस चीज के? उस सन की व्हाइट लाइट के ही वो 7 कलर से. इसी को बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं डिस्पर्जन. ठीक है. तो डिस्पर्जन को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए इजी इंस्ट्रूमेंट है प्रिज्म. प्रिज्म के थ्रू 7 कलर्स काफी आसानी से दिख जाते हैं, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी. क्यों? ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने देखा 10th लेवल पे भी, इवन 12th लेवल पे भी बहुत से टीचर बोलते हैं कि नहीं, डिस्पर्जन का मतलब प्रिज्म से पास होना. ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है. वो उसको फैसिलिटेट करवा रहे हैं कि व्हाइट लाइट की ब्रेकिंग हो जाए. और ये इसलिए हुआ क्योंकि न्यूटन ने इस फेनोमेनन को ऑब्जर्व किया था और उसने इसको आगे बढ़ाया था और उसने ये काम प्रिज्म लेकर के अपना एक्सपेरिमेंट किए थे. दैट्स व्हाई वो बुक्स वगैरह में डायग्राम केवल प्रिज्म के मिलते हैं. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से चीजें होती है. तो डायग्राम में वही प्रिज्म ही लिया जा रहा है, लेकिन कंपल्सरी नहीं होता है. तो प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्जन फेनोमेनन, हाउ डज इट टेक प्लेस? सो देखिए यहां पर कि जब कोई व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट जब इसमें से पास होगी तो ये प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म क्या करता है? मान लीजिए हमने एक स्क्रीन यहां पे रख दी. ये एक स्क्रीन रख दी, मान लीजिए आप डार्क स्क्रीन, डार्क रूम के अंदर इधर से व्हाइट लाइट भेज रहे हैं और ये ब्लैक कलर का स्क्रीन है आपके पास. तो अब अंदर क्या हुआ वैसे आपको नजर आएगा नहीं. आपको क्या नजर आएगा? डायरेक्ट यहां पर ऐसे 7 कलर्स के बैंड्स नजर आएंगे आपको, ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल विड्थ के. ठीक है. तो मैं इसको किससे बना दूं?
हमारे हथियार से बना देते हैं, जिससे थोड़ी सी सीधी लाइंस ड्रॉ होंगी। कितनी कितनी लाइंस बनानी है यहाँ पे? 7 लाइंस हमें बनानी है, सभी सिंगल पॉइंट से। ये देखिए साहब, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से होती है सिचुएशन। अंदर की बेसिकली चीज आपको नजर नहीं आती है ना आपको। और इनफैक्ट सही वो, ये तो है कौन सा डायग्राम जो हम पेपर पे बनाते हैं। जब प्रैक्टिकल करते हैं तो आप प्रैक्टिकल के अंदर स्क्रीन लेकर के करते हैं, और जब आप स्क्रीन वगैरह कुछ ना लोगे, डायरेक्ट प्रिज्म को ऐसे हाथ में रखोगे, तो आपको अंदर ही ये 7 कलर्स नजर आ जाएंगे। सो अंदर का अगर डायग्राम बनाना चाहो तो अंदर का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिएगा। मान लीजिए ये थी हमारी व्हाइट लाइट। सो ये व्हाइट लाइट जो है, जैसे ही ये रिफ्रैक्टिंग फेस पर, आपको पता ही है कि मैंने प्रिज्म दिखा रखा है कि कैसा बनता है 3D के अंदर। सो ये इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस जगह हिट हो रही है और इस जगह से पास हो रही है ना। तो यहां पर जहां पे भी ये व्हाइट लाइट होती है वहां पर हम क्या ड्रॉ करते हैं हमेशा? एक नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल? एक ऐसी लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। सो दिस इज द नॉर्मल लाइन। ठीक है, यहां से हमने बोला था बेसिक रिफ्रैक्शन होता है, तो बेसिक रिफ्रैक्शन के लिए बात करूं तो ये रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से हो गया, अगर सिंगल लाइन के थ्रू शो करना है मुझे। लेकिन ध्यान से देखें तो ये यहां पर ये 7 कलर्स के अंदर यहीं से स्प्लिटिंग चालू हो जाती है। अंदर अंदर के अंदर इनकी 7 कलर्स की स्प्लिटिंग चालू हो जाती है। तो ये कैसे होती है ये देखिए, मैं अलग डायग्राम में शो कर देता हूं आपको ताकि आपको समझ में आए। ये गई, अब यहीं से ये 7 कलर्स स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ये 7 कलर्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये थी व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट प्रिज्म ने बेसिकली क्या कर दिया, यहां ये व्हाइट लाइट आ रही थी एयर से, गई है ग्लास में। एयर और ग्लास के अंदर कौन ऑप्टिकल ज्यादा रेयर और कौन ऑप्टिकल डेंसर? सो एयर मीडियम विल बी द रेयर मीडियम and glass will be the denser medium. Whenever any light ray which is the incident ray, let's suppose this is a b या p q, आप जो भी लेना चाहे, p q, और ये यहाँ पे ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल। सो ऑल लाइट्स whenever the light passes from rarer to denser, instead of going straight they will bend towards the normal. तो ये bend towards the normal, तो ये लाइट bend तो हुई सही, साथ ही साथ ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, लेकिन ये इन 7 कलर्स में ब्रेक हो गई। और फाइनली ब्रेक होने के बाद अब ये 7 कलर्स वाली जो रेज हैं ये बाहर जा रही है। ये बाहर कहां से जा रही है? डेंसर। बाहर कौन सा मीडियम है इस प्रिज्म के बाहर? फिर से एयर है। तो इसका मतलब अब लाइट रेज कहां से कहां जाएंगी? डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर जाएंगी तो क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर मैं इस पॉइंट के लिए नॉर्मल बनाऊं तो देखिए ये रहेगा इसका नॉर्मल लाइन, इसके लिए बनाऊं तो ये नॉर्मल लाइन रहेगी। ये सब अपनी अपनी नॉर्मल लाइन से अवे, तो जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, जिस भी डायरेक्शन में जा रही है। फर्स्ट पॉइंट के लिए बनाऊं तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये जो नॉर्मल दिख रहा है इससे और अवे हो जाएगी। तो इसका मतलब ये बेंडिंग थोड़ी इस फर्स्ट लाइट की बेंडिंग इधर हो गई, फिर इसी तरह से सेकंड लाइट की बेंडिंग इधर हो गई, थर्ड लाइट की बेंडिंग इधर हो गई। अच्छा, बेंडिंग इस तरह की होगी कि इनके जो ऑलमोस्ट जो विड्थ रहेगी ये सब बराबर रहेगी। तो मैं इसको थोड़ा सा तरीके से बना देता हूं।
ये देखिए, अब ये जो बैंडिंग हुई इन 7 कलर्स की, उसको हमने एक स्क्रीन पर ऑब्टेन कर लिया। ये देखिए हमने स्क्रीन लगा दी और यहां पर ये 7 कलर्स, डिफरेंट 7 कलर्स आ गए। 7 कलर्स आपको पता ही होते हैं कि क्या होते हैं 7 कलर्स। 7 कलर्स आर विबग्योर। कैसे याद रखते हैं? VIBGYOR, विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। ये ऑलमोस्ट एक जैसे, नीलास्पन है ना, नीला टाइप का कलर। वॉयलेट बैंगनी, इंडिगो ब्लू, इंडिगो गहरा नीला, ब्लू आसमानी टाइप का, ग्रीन हरा कलर, येलो पीला, ऑरेंज है ना केसरिया टाइप का जो ऑरेंज कलर होता है, रेड आप जानते ही हो, लाल कलर। सो दीज 7 कलर्स। अब मुझे देखना यह है कि इसमें जो ये 7 कलर्स हैं, इसमें ऊपर वाला विबग्योर में वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, या ऊपर रेड होता है, क्या होता है? तो ये चीज वैसे बेसिकली 12th लेवल के, फिर भी अभी पहले मैं आपको बता देता हूं कि कलर्स कौन से बनते हैं। सो ये जो कलर बैंड दिख रहा है आपको, इसमें ध्यान रखना है विबग्योर को आप नीचे से ऊपर स्टार्ट कर दें, यानी कि नीचे नीचे होगा V, फिर I, फिर B, फिर G, फिर Y, फिर O, फिर R। इसका मतलब ऊपर सबसे ऊपर जो कलर मिलता है वो कौन होता है? रेड। नीचे नीचे जो मिलता है वो कौन सा होता है? येलो। फिर से ये वॉयलेट, अगर इस डायग्राम की बात करूं, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। So these 7 colors are obtained on this screen. ये आपकी क्या है? स्क्रीन, जिस पर आप क्या ऑब्टेन कर रहे हो? इन 7 कलर्स को। दिस बैंड्स ऑफ 7 कलर, ये देखिए एक पट्टी रेड कलर की, एक पट्टी येलो कलर की, एक पट्टी एक स्ट्रिप येलो कलर की, एक ग्रीन कलर की, एक ब्लू कलर की, एक इंडिगो कलर की, एक वॉयलेट कलर की। तो इस तरीके से 7 कंटिन्यूअस स्ट्रिप्स आपको मिलेंगी और इन 7 कंटिन्यूअस स्ट्रिप्स को बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। एक स्पेशल वर्ड है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। सो दीज 7 बैंड्स और bands of 7 bands of light. So these 7 bands of light is called the spectrum of light, which are obtained by the phenomenon of dispersion. Again, what is dispersion? Splitting of white light into its 7 constituent colors. These 7 constituent colors obtained on the screen are called the spectrum of light. कितनों को ये phenomenon समझ में आ गया properly? तो चलिए मुझे आप लोग बताएं, ये चीज तो अब सबको समझ में आ गई कि डिस्पर्जन का बेसिक मीनिंग क्या है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैंने इसको ऐसे ही क्यों अरेंज किया? क्यों वॉयलेट सबसे नीचे होता है, क्यों रेड सबसे ऊपर होता है? ठीक है, यहां पे भी मैंने बनाया था वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो किसी को पता है कि इसका बेसिक रीजन क्या होता है? यस सर। कौन बताएगा? बोलिए सर, क्योंकि रेड की स्पीड बाकी सबसे फास्टर होती है, मतलब रेड की स्पीड फास्टेस्ट होती है, इसलिए वो सबसे कम बेंड होता है और सबसे ऊपर की तरफ उसका वो मतलब इमेज बनती है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर। देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है कि द स्पीड ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम एंड हेंस इट डेविएट्स मिनिमम। जिसकी स्पीड होगी ज्यादा वो कम डेविएट होता है। ये जो आपने बताया बेसिकली ये किस पर बेस्ड है? जो ये वाली सिचुएशन भी है ये किस पर बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। एक्चुअली में वेवलेंथ ऑफ लाइट, आपको याद आ रही होगी ये टर्म वेवलेंथ ऑफ लाइट आपने कहां पढ़ी थी? ग्रेड 9 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी। कौन से चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुई थी? साउंड चैप्टर में। याद आ रहे हैं वो दिन बचपन के
कि आपने साउंड चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर Yes, sir. बोला गया था कि जो साउंड वेव्स को जनरली इस तरह से बताते हैं, और वेव का मतलब और वेवलेंथ का मतलब ये जब अपनी शेप और साइज को जब रिपीट करे अपने, तो इनको बोलते हैं ऑसिलेशंस या रिवॉल्यूशन। फिर से यहां ऊपर बना रहा हूं, क्लियर। अगर हमें वेव बनानी होती है तो जनरल वेव डायग्राम्स इस तरह से बनाते हैं। ध्यान से देखें तो इस पॉइंट के बाद ये अपने पूरे शेप को, अपने पूरे रिवॉल्यूशन को रिपीट कर रही है। एग्जैक्टली जैसा ये दिख रहा है वैसा ही ये दिखेगा, फिर एग्जैक्टली ये दिखेगा। तो जहां जिस पॉइंट के बाद ये अपने शेप साइज को रिपीट कर दे उसको वन वेव बोलते हैं, और वन वेव के बीच के डिस्टेंस को वन वेवलेंथ, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। सिंबल इज लैम्डा। वेवलेंथ का सिंबल क्या होता है? लैम्डा। सो वन ऑसिलेशन ऑफ वेव की जो डिस्टेंस है वन ऑसिलेशन होने में, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। और जो ये टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। कि कितनी ये वेव इस जगह से इस जगह पहुंचने में जो इसको टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, ओके। और अगर मैं यहां फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को बोला जाता है क्या? उसकी फ्रीक्वेंसी। कि 1 सेकेंड के अंदर कोई भी वेव, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इट कैन डन, इट कैन बी कंप्लीट, इट कैन कंप्लीट। जैसे मान लो मैं पूछता, अगर मैं समझा दूं थोड़ी देर के लिए, 1 सेकेंड में अगर मान लीजिए ये 2 वेव्स कंप्लीट कर लेगी तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बोलूंगा 2 हर्ट्ज। अगर 1 सेकेंड में 3 वेव्स कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं बोलूंगा 3 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? सब आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो फ्रीक्वेंसी का बेसिक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस या नंबर ऑफ साइकिल्स अपॉन टाइम, कि कितना टाइम लग रहा है। तो अगर मैं बोल दूं कि 3 ऑसिलेशन 1 सेकेंड, तो 3/1, आंसर 3 और यूनिट हर्ट्ज। ठीक है, सो 3 ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा? आंसर 3 हर्ट्ज। यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं कहूं कि ये वन वेव को ऑसिलेट होने में टी टाइम लग रहा है, तो यहां फॉर्मूला क्या लिखूंगा? वन ऑसिलेशन, हाउ मेनी ऑसिलेशंस हैज कंप्लीटेड इन टी टाइम? 1/t। तो एक फॉर्मूला आता है फ्रीक्वेंसी का हमारे पास, 1/t, 1 टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा मुझे बता सकते हो क्या कि यहां पर स्पीड ऑफ वेव कितनी होगी? तो देखिएगा साहब, स्पीड इज इक्वल टू, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं वन ऑसिलेशन की बात करूं, इन वन ऑसिलेशन या वन रिवॉल्यूशन, वन ऑसिलेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है इसने? यहां से यहां तक की, लैम्डा। तो यहां पर इन वन ऑसिलेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू लैम्डा, टाइम टेकन इज इक्वल टू टी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया? लैम्डा अपॉन टी। इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू 1/t। लेकिन 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। 1/t को क्या लिख दिया? एफ लैम्डा है ही सही। इसका मतलब जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड कर रही है? लैम्डा पर, फ्रीक्वेंसी पर। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मान ले, और ये याद भी रखना, आप 10th ग्रेड में है फिर भी आप याद रखिए, हालांकि 12th ग्रेड में बताते ही हैं हम, लेकिन फिर भी आप याद रखें 10th ग्रेड में भी, कि ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। इस लाइन को भी अभी थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, सिंपल रखते हैं आपके लिए। आपको अभी क्या याद रखना है? रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब अगर ये फिक्स हो गया तो इसका स्पीड का कम या ज्यादा होना किस पर डिपेंड करना स्टार्ट कर देगा? लैम्डा पर। इसका मतलब लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, वेव की लेंथ। जिसकी वेवलेंथ होगी ज्यादा उसकी स्पीड भी होगी ज्यादा। वेवलेंथ से हम कैसे समझते हैं? आप सोचिए कि अगर मैं बना दूं ये एक वेव है और एक दूसरी वेव भी यहीं से बना रहा हूं, ये देखिए, तो ये वेव तो यहीं पे जाके कंप्लीट हो गई, इसकी वेवलेंथ λ1, लेकिन ये वन ऑसिलेशन की वेव यहां पे जाके कंप्लीट हो रही है λ2। क्लियरली λ2 इज ग्रेटर देन टू λ1। समझ में आया?
इसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो अब यहां पे मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, इस वाले डायग्राम को मैं रब कर रहा हूं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। आई एम गोना रब इट समझाने के लिए। अब देखिए, सो साहब देखिए, हम बोल रहे हैं अगर मैं 7 कलर्स की वेवलेंथ को बनाने की कोशिश करूं तो वो किस तरह से समझने के लिए समझी जा सकती है। ये एक वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, ये फोर्थ वेव, ये फिफ्थ वेव, ये सिक्स्थ वेव, और ये सेवंथ वेव। देखो दोनों सब में क्या डिफरेंस नजर आया। ये सब वन ऑसिलेशन इसके लिए कहां पे हो रहा है, यहां तक, तो ये इसकी लैम्डा 1 हो गई वेवलेंथ। इसकी यहां तक कंप्लीट हो रही है तो ये लैम्डा 2 हो गई। इसकी यहां तक कंप्लीट हो रही है तो ये लैम्डा 3 हो गई। इसकी यहां तक कंप्लीट हो रही है, ये लैम्डा 4 हो गई, ये लैम्डा 5 हो गई, ये लैम्डा 6 हो गई, और ये लैम्डा 7 हो गई। ठीक है। जब व्हाइट लाइट के जो कंपोनेंट की स्टडी की गई तो पता चलता है हमें कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर की सबसे कम होती है। तो ये जो वेवलेंथ है ये है वॉयलेट की, देन ये इंडिगो की, देन ये ब्लू की, देन ये ग्रीन की, देन ये येलो की, देन ये ऑरेंज की, देन ये रेड की। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर मैं फर्स्ट के लिए बात करूं तो V1 फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, एफ लैम्डा 1। तो ये देखिए यहां पर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए लैम्डा 1 की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू मान लीजिए 12, इसकी वैल्यू मान लीजिए 15, इसकी वैल्यू मान लीजिए 20, इसकी वैल्यू मान लीजिए 30, इसकी वैल्यू मान लीजिए 40, इसकी वैल्यू मान लीजिए 50, समझने के लिए। तो क्लियरली V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 किसकी स्पीड ज्यादा होगी? क्विकली टेल मी द आंसर, अगर फ्रीक्वेंसी सब में सेम है तो। सर 7 की। 7 की। क्लियर है, लैम्डा सबसे ज्यादा। तो हम क्या बोलते हैं कि V स्पीड जो है वो किस पर डिपेंड करती है? लैम्डा पर। क्यों करती है? क्योंकि फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर F कांस्टेंट हो जाए, फिक्स हो जाए, तो V किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली लैम्डा पर। जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी स्पीड भी ज्यादा। सिंस लैम्डा ऑफ रेड कलर is much greater than to lambda of violet color, that's why speed of red color will be much greater than to speed of violet color, and hence जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है इट विल बेंड लीस्ट। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है इसकी लीस्ट बेंडिंग। तो एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जिसकी वेवलेंथ या जिसकी स्पीड ज्यादा वो सबसे कम बैंड होती है, और जिसकी स्पीड या वेवलेंथ कम वो ज्यादा बैंड होती है। तो यहां पर मोर बेंडिंग किसकी होनी चाहिए थी? वॉयलेट की। सबसे कम किसकी होनी चाहिए थी? रेड की। तो देखिए यहां पर ये 7 कलर्स में जब बेंडिंग हो रही है तो सबसे कम अपने इस पाथ से कम बैंड कौन हुआ? रेड। फिर और बैंड ज्यादा हो गया ऑरेंज, येलो। सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए? वॉयलेट। दैट्स व्हाई वॉयलेट comes in the downward side. How many of you got the proper reason, each and everything properly? अच्छा, इस चीज से आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है जो यहीं पे कवर कर लेते हैं। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, क्या वो डिस्टेंस सेम टाइम के अंदर, इसने तो 1 सेकेंड में यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करी, लेकिन उतने ही 1 सेकेंड में इसने यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, उतने ही 1 सेकेंड में यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल होगी, उतने ही टाइम में यहां तक। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि सेम टाइम में रेड कलर बहुत दूर चला जाएगा? ये सुनो जल्दी 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 जल्दी। यस सर, यस सर। तो इसी वजह से दैट्स द रीजन द डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड कलर। डेंजर सिग्नल जितने भी होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं।
क्यों? क्योंकि रेड कलर बहुत दूर से नजर आ जाता है। दूर से क्यों नजर आ जाता है? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होने से वो सेम टाइम में बहुत लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है। वॉयलेट कलर बहुत कम कर पाता है, इसलिए वॉयलेट अगर डायरेक्ट टॉर्च से भेजोगे तो नजर नहीं आएगा। रेड कलर की लेजर लाइट आपने देखी है, मैक्सिमम लेजर लाइट किस कलर की डिजाइन की जाती है? रेड एंड ब्लू। रेड कलर। रेड कलर की। रेड कलर की। ब्लू डिजाइन हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन जो दूर तक जाएगी वो कौन सी कलर की जाएगी? अगर दोनों को आप साथ में भी ले लोगे तो रेड कलर की। डेंजर सिग्नल, फायरवर्क्स, वो जो फायर क्रैकर्स वगैरह होते हैं, कहीं कहीं कोई आदमी फंस जाता है तो वो जो जलाता है ना एक फ्लेक्स टाइप की, आपको आपने देखा हो डिस्कवरी वगैरह में कि कुछ मूवीज में तो जलाते हैं तो कैसा स्मोक देते हैं वो? रेड कलर। ठीक है। सो रेड कलर ऑलवेज ट्रेवल्स द लार्जेस्ट डिस्टेंस। आपको पता है रोड पर रिफ्लेक्टर्स लगे हुए होते हैं नाइट के अंदर जो चमकते हैं, दिन में उनका कोई उनका कलर कैसा होता है? रेड। जो रोड पर ऐसे लगे हुए होते हैं ना इस टाइप के, मान लीजिए रोड है तो इस पर ये इस तरह के कुछ ये इस तरह के लगे हुए होते हैं, यहाँ पे ये इस तरह की, समझ में आया? इस तरह का कुछ ये इस तरह का ये लगे हुए होते हैं रिफ्लेक्टर्स दो दो उसके। सो इसी तरह से साइड की वॉल्स पर भी, व्हीकल्स पे भी बैक लाइट्स जो जिनमें लाइट होती नहीं है फिर भी उनके पीछे के जो लाइट के पास वाले पोर्शन होते हैं उसको किस कलर का रखा जाता है? रेड कलर, ताकि लाइट पड़े, कोई सी भी लाइट उस पर गिरे और वो इजीली दिख जाए। रेड कलर सबसे ज्यादा दूर से दिखता है। डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड कलर, दैट्स द रीजन। Is that clear? How many of you understood till now properly?